सोभित जी, थोड़ा सा आप ये बताएं, आपने शुरुआत की 58.4 एकड़ में, तो मतलब ये शुरुआत में इतने बड़े स्केल पे करने के पीछे क्या रीजन रहा? सर, मैंने शुरुआत यहाँ से नहीं की। हम लोगों ने पहले हिसार के पास ही एक छोटी सी हिचड़ी बनाई। वहाँ पे हमने रिसर्च किया, मत्स्य पालन कैसे होता है, अलग अलग समस्याओं को समझा। और उसके बाद क्योंकि हमारा विजन बड़े एरिया के अंदर ही फार्मिंग करने का था, उसके अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं अच्छा। और अपने कुछ नुकसान भी हैं। अच्छा जी। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये एरिया को चूज़ किया। अच्छा, पहले हैचरी किया आपने, मतलब पहले हमारी हेचरी नहीं थी, एक छोटा तालाब हमने लिए 5 एकड़ के। फिश फार्मिंग के लिए लिया? फिश फार्मिंग के लिए उसमें हमने तालाब तैयार करा के उसके अंदर हमने मछली का बीज छोड़ा। अच्छा। और उस मछली के बीज को से हमें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा। अच्छा। जिसके बाद हमें लगा कि हाँ, अब थोड़ी हमारे में परिपक्वता आ रही है, इस एरिया का हमें ज्ञान हो गया। तब हमने, और मैं किसान भाइयों को भी यही कहना चाहूँगा कि सीधा किसी बड़े काम में हाथ ना डालें। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ज़्यादा मुनाफे वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। अच्छा। इसलिए पहले आप आराम से सीखें। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, फिशरी जो कंसल्टेंट है उनसे, और इसीलिए कि ताकि हम लोग उस चीज़ को और बेहतर कर सकें और अच्छे से कर सकें। अच्छा, आप सीए हैं तो आपने पूरा कैलकुलेशन लगाया होगा। एग्रीकल्चर में कौन से फील्ड में जाना चाहिए, फिर फिश फार्मिंग ही क्यों, इसमें क्या आपको लगा पॉसिबिलिटीज़ हैं? उसकी मैं आपसे कहूँ तो बहुत सारी वजहें हैं। जैसे सबसे पहली वजह तो ये है कि अगर हम लोग आज कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं अपना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए आपको। अच्छा जी। फार्मिंग एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आप लिमिटेड पूंजी के साथ अपना आप काम कर सकते हो। अच्छा। दूसरा, अगर मैं फ़िश फार्मिंग की बात करता हूँ और दूसरी फार्मिंग के साथ कंपेयर करता हूँ जो हमारी नेचुरल या नॉर्मल फार्मिंग है, तो फ़िश फार्मिंग के अंदर पर एकड़ जो आप रिटर्न ले सकते हो वो दूसरी फार्मिंग में नहीं आ सकती। और उसकी वजह ये है कि आज भी हम लोग फ़िश प्रोडक्शन के अंदर, अगर हम लोग भारत देश की बात करें, भारत हमारा दूसरे नंबर पे है वैश्विक प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन फिर भी जितनी हमारी डिमांड है उसके मुकाबले में जो सप्लाई है वो बहुत थोड़ी है, जिसकी वजह से किसानों को एक अच्छा रेट मिल रहा है और इसमें ज़्यादा मुनाफा हम लोग यहाँ पर आपका कमा सकते हैं। अच्छा। और मैं किसानों को एक बात और भी बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास ज़मीन नहीं है तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ। मेरे पास आज भी एक भी एकड़ ज़मीन नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप पट्टे पे, किराए पे ज़मीन लीजिए, और गवर्नमेंट उसमें बहुत सारे इंसेंटिव भी दे रही है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत। तो आप उससे फिश फार्मिंग स्टार्ट कीजिए और बहुत लिमिटेड पूंजी के अंदर आप वो काम अपना कर पाएंगे। अच्छा। तो ये बताइए, इसमें फ़िश फार्मिंग में बहुत सारी वैरायटीज पाली जाती हैं पौंड में, आपने कौन सी प्रेफर किया है और कौन सी पालनी चाहिए वैसे? अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली 2 तरीके के फ़िशेस पाल रहे हैं। एक तो आईएमसी जिसमें रोहू, कतला और मृगल आती है, और दूसरी एक्जोटिक कार्प्स जिसमें आपकी कॉमन कार्प आ गई, सिल्वर कार्प आ गई, ग्रास कार्प आ गई। ये हम लोग यहाँ पर आपका पाल रहे हैं। अच्छा जी। और इसको हमने इसलिए प्रेफर किया कि अगर हम लोग आपकी कैट फिश के अंदर जाते हैं तो उससे उतना रिटर्न नहीं है जितना आईएमसी में। लेकिन आपकी इसके अंदर एक बात किसान भाइयों को ध्यान देना चाहूँगा कि ये बड़ा पेशेंस का काम है। मत्स्य पालन में लगभग हमारे 14 से 18 महीने का साइकिल होता है, जिसमें आपका प्रोडक्ट आपका निकल कर आता है। अच्छा। तो इसलिए आपसे कहूँगा अपना हौसला ना छोड़े, पेशेंटली अपने सारे खर्चे सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए फिर ये व्यवसाय चुनें। अच्छा, नया कोई फार्मर शुरुआत करता है तो कितने एकड़ से करना चाहिए? तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप नया शुरुआत कर रहे हो तो आप 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ के बीच में कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। आप पहले 1 साल 2 साल उस काम को करिए, उसमें आने वाली समस्याओं को देखिए और उससे फिर सीखते रहिए। और मैं आपसे कहूँगा लगातार इस टाइम पर बहुत सारे इस तरीके के फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जहाँ पर आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और आप लोगों के संपर्क में रहेंगे जो भी इस एरिया के अंदर विशेषज्ञ है, उनसे आप बात करते रहिए। और मैं आपसे कहूँगा कि मैं बहुत खुश नसीब भी मानता हूँ। मैं इस लाइन में नया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प भी की नॉलेज के लिए, और इसी वजह से हम आज आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो 2 एकड़ आपने बताया है, तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है लगभग? अगर मैं आपसे 2 एकड़ की बात करता हूँ तो इसके अंदर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे इस इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इस पर गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ भी दे रही है। लगभग 60% हिस्सा तक, अगर आप किसी औरत के नाम पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, और अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसमें 40% तक गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जिससे आपकी जो लागत है वो बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? प्रॉफिट मार्जिन मैं मान के चलूँ तो लगभग 40% के आसपास आपका प्रॉफिट मार्जिन है, 40% आराम से। अच्छा, फिर बात आती है कोई नया शुरुआत करता है तो उसको भी ट्रेनिंग वगैरह जानकारी कहाँ से इसके ऊपर आप ये जो गवर्नमेंट का फिशरीज डिपार्टमेंट है उसमें आप संपर्क करें
तो जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हमारे हिसार में ही फ़िश फार्मर्स का ट्रेनिंग सेंटर है, आप वहां जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट ट्रेनर्स भी हैं जहां पर आप बहुत मिनिमम से शुल्क देकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, काम करने से पहले ट्रेनिंग अवश्य लें, जानकारी अवश्य लें, अलग अलग लोगों से मिलें, उनकी समस्या को समझें, उसके बाद ही इस काम में कूदें। अच्छा, इसकी सेल की फिर मार्केट में कैसे क्या पोजीशन रहती अगर है? मैं मत्स्य पालन की बात करूं तो इस व्यवसाय का सबसे अच्छी बात यही है कि आपको सेल की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। अगर हम लोग सेल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारी कंट्री में सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। इस वजह से अगर आपका माल तैयार हो जाता है तो जो भी आपके मंडी में बेचने वाले, मत्स्य मंडी में बेचने वाले जो लोग हैं, वो अपने आप आपसे संपर्क करते हैं और आपके तालाब से आकर खुद ही अपनी मछली लेकर जाते हैं। अच्छा, खुद ही लेके जाते हैं। पहले ट्रेनिंग जरूरत है, उसके बाद आप अपना बजट वगैरह इकट्ठा करो इस तरह। बजट इकट्ठा करिए, और साथ में मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप पहले सारी कैलकुलेशन, क्योंकि मत्स्य पालन जो लोग कहते हैं कि फेल हो गए या कामयाब नहीं हुए, वो उन्हीं लोगों का फेल हुआ जिन लोगों ने अपने खर्चों को सही तरीके से प्लान नहीं किया। अच्छा अच्छा। अगर आप अपने खर्चों का अनुमान लगा के चलो कि भाई मेरा इस टाइम पर आउटपुट आएगा, तो आप आराम से अब सब चीज़ों को टैकल कर सकते हो। अच्छा अच्छा। तो सोभी जी, फीडिंग की बात की जाती है, इतने 58 एकड़ में आपने कर रखा है, तो फीड खिलाते हैं, कोई कई तरह की इसमें चीज़ें होती हैं, तो आप कौन सा फीड यूज़ करते मैं हैं? नेचुरल फीड ही यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग आपका सरसों की खल, राइस पॉलिश, मोलासिस और गोबर का मिश्रण यूज़ करते हुए अच्छा, अपने बना रहे हैं। बेसिकली मछली को बढ़ने के लिए प्लैंकटन की या नेचुरल कह सकते हो जैवीय पदार्थ की ज़रूरत होती है, अच्छा और वो इससे उसको बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, और उससे ये मछली बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। दूसरा, अगर हम लोग, जैसे मैं आईएमसी की बात करता हूँ, तो उसको बड़ा होने के लिए खुले एरिया की ज़रूरत होती है। जितना बड़ा पोंड होगा, अच्छा उतना एरिया में वो ज़्यादा डेवलप करेगी। तो इसके अंदर हमारे पास एरिया है ही, साथ में नेचुरल फीड चलाने से उसकी ग्रोथ और फास्ट हमें देखने को अच्छा, ये बहुत सारे फार्मर यूज़ करते हैं या आपने ईजाद किया इसको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, ये बहुत सारे फार्मर्स, और आज के टाइम अगर हम लोग भारत देश की बात करें, हमारे मेजोरिटी ऑफ फार्मर या कह सकते हो ज़्यादातर फार्मर्स जो है वो नेचुरल फीड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम पे जैसे जैसे फिश फार्मिंग का कह सकते हो व्यवसाय बढ़ता जा रहा है या इसका व्यवसायकरण होता जा रहा है, तो फार्मर्स जो है वो नेचुरल फीड के साथ साथ जो कंपनी की फीड है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। उसकी तरफ जा रहे हैं। यह क्या प्रोसीजर रहता है नेचुरल फीड को तैयार करने का? नेचुरल फीड को तैयार करने में आप 3 चीज़ों का मिश्रण यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपकी सरसों की खल आ जाएगी, राइस पॉलिश आ जाएगी और मोलासिस आ जाएगी। अच्छा, उसको आप पानी में भिगो के 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप अपने तालाब के अंदर इसको फैलाइए। अच्छा अच्छा। और इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखूँगा, ये आप जनरली हम लोग ये रखते हैं कि जितने आपके फ़िश का बॉडी वेट होता है, उसका 2% से 2.5% के बीच में आप ये माल तैयार करिए। अच्छा। अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी 100 किलो मछली है, तो आपको उसको 2.5 किलो खाना खिलाना है हर रोज़। अच्छा जी, हर रोज़ इतना खाएगा? इतना खाएगा। ठीक है। तो इसमें कितना आपने बताया कि लगभग 15 महीने लगते हैं तैयार होने में। 15 महीने में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा आपके? अगर मैं 1 एकड़ से आपकी बात करता हूँ, तो 1 एकड़ में लगभग आपका 4 टन के आसपास आउटपुट आ जाता है अच्छा। पर ईयर। और अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा 58 एकड़ का तालाब है, तो हम लोग 150 टन से ज़्यादा की प्रोडक्शन यहाँ से आपकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितने रेट में, क्या कुछ अगर अमाउंट जाना जाए तो कितना रहता है? मछली का रेट सर, अगर हम लोग बात करें तो ये भी बड़ी कमाल की या बड़ी अच्छी बात है। मछली का जो रेट होता है वो मंडी का रेट बहुत ज़्यादा बदलाव होता रहता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से भी ये बात बोलूँगा, कभी भी मंदे रेट के अंदर अपनी मछली बेचने की जल्दबाजी ना करें। जनरली जैसे जैसे गर्मियाँ कम होती है, हम लोग बरसात के मौसम में बात करें या सर्दी की तरफ जाएंगे, तब मछली का बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो आप अपनी जो क्रॉप की हार्वेस्टिंग है या मछली की हार्वेस्टिंग है, वो जनरली अक्टूबर से लेकर फरवरी तक करिए, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन रेट मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो आपने ये शुरुआत किया तो आपको कोई प्रॉब्लम भी आई, क्योंकि इतने बड़े सारे सिस्टम को देखते हुए फीड के लिए, सीड के लिए और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको लेने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आती होती हैं, तो आपको क्या क्या सामना करना पड़ा? इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें दिक्कत सीड के लेकर ही आई। अच्छा जी। और हम लोग ये देख रहे थे कि एक किसानों के बीच में धारणा बनी हुई थी पहले कि जो सीड है वो हमें कोलकाता से या आपके बरेली से मंगाना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा अब वो धारणा ख़त्म हो जानी चाहिए धीरे धीरे। वो इस वजह से, पहले ये चीज़ें ठीक थी क्योंकि हमारे भारतवर्ष के बहुत लिमिटेड भाग में हेचरीज अवेलेबल थी। अच्छा तो अच्छा सीड अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पर हेचरीज बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से हर स्टेट अपने आप में सीड सरप्लस है। सीड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने आसपास की हेचरी से या आसपास के फार्मर से ही सीड खरीदना पसंद कीजिए, क्योंकि उसमें 2 वजह है।
एक तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम आएगी, और दूसरा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी जो बच्चे की मोर्टेलिटी के चांस है या मरने के चांस है रास्ते में, वो बहुत कम हो जाएंगे आपके साथ। तो कैसा पता लगाएं? ये भी नया युवा को तो पता ही नहीं होता है कि आसपास कितने फार्मर है, कौन अब कौन है। यही समस्या हमने फेस की थी, जिसके लिए हम लोगों ने एक ऐप बनाया है मांझा के नाम से। अच्छा अच्छा मांझा ऐप बेसिकली क्या है, एक लोकेशन बेस्ड ऐप है। अच्छा जी। इस ऐप के अंदर आप साइन इन करेंगे तो वो आपकी लोकेशन ले लेगा, और लोकेशन लेने के बाद वो आपको आसपास के फार्मर्स और हेचरी से जोड़ देगा, और उनके पास कौन सा सीड अवेलेबल है, क्या साइज़ है, क्या रेट अवेलेबल है, वो सारी जानकारी आपको देगा। और ये एक मुफ्त ऐप है जिसके अंदर आपके पास उन फार्मर्स के और हेचरीज वालों के नंबर मिल जाएंगे। आप उनसे फ़ोन पे संपर्क कीजिए और आप उनसे बीज देख के आप अच्छा। अपना बीज खरीद सकते हैं वहाँ से। अच्छा, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला आपने ये? हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे इस मांझा ऐप के थ्रू फार्मर्स की ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो फीड है, चाहे वो इक्विपमेंट्स है जैसे एरिएटर वगैरह हो गए, या आपके मत्स्य पालकों की जो कंसल्टेंसी है, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब सारे, मतलब एक ऐप के ऊपर सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे? सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, और आने वाले टाइम की ज़रूरत भी है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी हम लोग पुराने मेथड्स के ऊपर या पुराने तरीक़ों के ऊपर चिपके हुए हैं। तो अच्छा, उसके लिए अच्छा। ज़रूरी है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जिससे किसानों को सस्ते से सस्ते दाम पर चीज़ों की उपलब्धता हो सके। और हम लोग ये खुद फेस कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने चीज़ों को रिसर्च की, दवाइयों के अंदर, फीड के अंदर रेट्स का बहुत फ़र्क है। अच्छा। अगर आप ख़रीदते हैं सही जगह से, अच्छा। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि सबसे सस्ते दाम पर किसानों को वो सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। अच्छा अच्छा, मतलब आपको तो प्रॉब्लम हुई, इसका सोल्यूशन आपने तो निकाल लिया, आपने बाकी फार्मर्स के लिए भी इसका सोल्यूशन निकाल दिया? बिल्कुल, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि और मैंने आपको बोला इस एरिया की सबसे बड़ी खास बात यही है, कोई किसी का कॉम्पिटिटर है ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सप्लाई बहुत कम कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर जितने फार्मर्स मेरे साथ जुड़ते हैं या इस व्यवसाय में आते हैं, तो वो अच्छा ही है देश की प्रगति के लिए भी और इस एरिया की प्रगति के लिए भी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं फिर इसमें जानना चाहूँगा, आपको कितना मैनेजमेंट स्टाफ लग रहा है इसको संभालने के लिए? अभी हम लोग 4 तो हमारे पास हमने लेबर रखी हुई है जो ये काम सारा फीड का और ये सारा काम हम देखते हैं। अच्छा। और हम लोग जो पार्टनर्स हैं तीनों लोग, वो हम लोग इसके अंदर पूरा समय इस पे दे रहे हैं अपना, अच्छा। ताकि इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो क्या प्लान है आपका भविष्य को लेके? भविष्य को लेकर यही प्लान है कि हम लोग इस तरीके की बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ एक्सप्लोर करें, और साथ में किसान भाइयों को, जैसे हमने जो मांझा ऐप बनाया, किसान भाइयों को जोड़ें, ताकि इस एरिया के अंदर आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सीड खरीदने को लेकर है, चाहे वो फीड खरीदने को लेकर है, चाहे वो मेडिसिन को लेकर है, वो सारी की सारी समस्याएं हम लोग समाधान कर सकें। तो शोभित जी, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई एप्लीकेशन पहले इंडिया में नहीं होगी शायद? नहीं, ये पहली एप्लीकेशन है, और ये अभी भी मैं बारी बारी बोलूँगा कि ये मुफ्त एप्लीकेशन है, जिस पे फार्मर जाकर अपनी सीड की उपलब्धता देख सकते हैं, और कोई और फार्मर जिसका सीड अवेलेबल है वो उस पर अपनी डिटेल डाले तो वो भी अपना सीड बेच सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है।